नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगे हैं। हाँ, एक पौधे के बारे में, एकिनेशिया अंगुस्टिफोलिया। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में इसे कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं कहा गया है, बल्कि एक अद्भुत दवा का दर्जा दिया गया है। हाँ, और सिर्फ अद्भुत दवाई नहीं, एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल किया गया है जो है रक्त की अशुद्धि का सुधारक, मतलब अ करेक्टर ऑफ ब्लड डिस्क्रेसिया। सही बात है। और यही आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से इस पौधे में ऐसा क्या खास है, इसे इतने बड़ी उपाधि क्यों दी गई है। लेकिन एक मिनट, रक्त की अशुद्धि का सुधारक, ये सुनने में थोड़ा कह सकते हैं पुराना नहीं लगता? अरे, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये सीधा मुद्दे की जड़ तक जाता है। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये आज की मेडिकल भाषा के तो है नहीं। सही बात है। ब्लड डिस्क्रेसिया का मतलब आज की तारीख में कुछ और होता है, लेकिन उन पुराने ग्रंथों में, उस संदर्भ में, हाँ, उस संदर्भ में इसका मतलब था कि खून अपनी स्वस्थ अवस्था में नहीं है, उसमें जहर घुल गया है, वो गंदा हो गया है। अच्छा, तो ये एक तरह का ब्लड प्यूरिफायर हुआ। हाँ, पर उससे कहीं ज्यादा गंभीर मामलों के लिए। समझी। स्रोतों में एक और शब्द है, स्वर संक्रमण, ऑटो इन्फेक्शन। ये तो और भी अजीब है ना? क्या इसका मतलब है कि शरीर खुद पर ही हमला कर रहा है, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों में होता है? नहीं, यहाँ इसका मतलब थोड़ा अलग है। वो ऑटो इम्यून वाला विचार तो आधुनिक है। उस समय स्वसंक्रमण का मतलब था कि शरीर के अंदर ही जहरीले पदार्थ बन रहे हैं। अंदर ही? हाँ, और शरीर उन्हीं से बीमार पड़ रहा है। सोचिए, जैसे एक तालाब का पानी अगर रुक जाए तो उसमें सड़ांत पैदा होने लगती है और पानी खुद ही जहरीला हो जाता है। बिल्कुल। उसी तरह जब शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाएं बिगड़ जाती हैं तो शरीर अपने ही बनाए जहर से संक्रमित होने लगता है। वाह, ये तो बहुत ही दमदार उपमा है। और इसी से जुड़ी एक बात, स्रोतों में कुछ बहुत ही डरावने शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, हुए हैं। जैसे कि शरीर में घातक प्रवृत्ति और गैंग्रीन की तरफ झुकाव। गैंग्रीन, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बहुत ज्यादा गंभीर। मतलब हम यहाँ छोटी मोटी समस्याओं की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, इन शब्दों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखना जरूरी है। आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन सोचिए उस दौर के बारे में, जब एक छोटा सा घाव भी जानलेवा हो सकता था। सही पकड़ा, एक मामूली सा घाव गैंग्रीन बन सकता था। तो स्रोत ये नहीं कह रहे कि ये कैंसर का इलाज है, लेकिन वो ये इशारा कर रहे हैं कि एकिनेशिया का इस्तेमाल तब होता था जब शरीर हार मान रहा हो। जब ऊतक, मतलब टिश्यूज, मरने लगते हैं। हाँ, जब ऊतक मरने और सड़ने लगते हैं और स्थिति मौत की तरफ बढ़ रही हो। ठीक है, तो ये साफ है कि ये एक बहुत शक्तिशाली दवा है। चलिए अब इसके असर को और करीब से देखते हैं। स्रोत कौन से खास शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं? खून से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो स्रोत सीधे सीधे सेप्टिसीमिया और पाइमिया की बात करते हैं। सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड पॉइजनिंग? बिल्कुल, जब संक्रमण खून में फैल जाए। और पाइमिया, जब खून में मवाद के छोटे छोटे कण घूमने लगते हैं और जगह जगह फोड़े बनने लगते हैं। हाँ, इसके साथ ही जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने या डंक मारने के बुरे असर के लिए भी इसका जिक्र है। तो मतलब हर वो स्थिति जहां खून में जहर फैल रहा है। दिलचस्प। अब सिर और गले के लक्षणों पर आते हैं। स्रोत कहते हैं भारी सुस्त सिरदर्द और चेहरा लाल पड़ जाता है। हाँ, और मसूड़ों से आसानी से खून बहता है और सांस में बहुत तेज बदबू होती है। और गले के लक्षण तो और भी साफ तस्वीर पेश करते हैं। टॉन्सिल सूजकर बैंगनी या काले रंग के हो जाते हैं और उनसे भी एक दुर्गंधित युक्त गंध आती है। एक मिनट, सांस में बदबू, टॉन्सिल से बदबू, मुझे यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या? ये जो दुर्गंध या फाउल ओडर शब्द है, ये बार बार आ रहा है। क्या ये इस दवा का कोई खास इशारा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दुर्गंध ही एकिनेशिया की आत्मा है। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय विचार है। बिल्कुल। ये इस बात का संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ सड़ रहा है। ये जहरीलापन इतना ज्यादा है कि शरीर से निकलने वाली हर चीज, सांस, पसीना, मल, हाँ, घाव से निकलने वाला स्राव, सब में एक सड़ांध वाली आपत्तिजनक गंध होती है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा क्लू है। तो ये जहरीलापन शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर दिखाता होगा? निश्चित रूप से। जैसे पाचन पर, पेट के लक्षणों में भूख का मर जाना और पेट में खट्टापन महसूस होने की बात कही गई है। और त्वचा के लक्षण तो इसकी कहानी को और भी साफ कर देते होंगे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये बार बार होने वाले फोड़े और कार्बंकल्स के लिए एक बेहतरीन दवा है। आज भी आम भाषा में कहते हैं ना। और इन ग्रंथों का सिद्धांत यही है
त्वचा एक तरह से शरीर का एग्जॉस्ट पाइप है। जब खून में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो शरीर उसे त्वचा के रास्ते बाहर फेंकने की कोशिश करता है और नतीजा होता है फोड़े। तो एक्यूनेशिया सिर्फ फोड़े को नहीं सुखा रहा? नहीं, वो उस अंदरूनी जहर को साफ कर रहा है जो इन फोड़ों का असली कारण है, जड़ पर काम कर रहा है। ये तो बहुत तर्कसंगत लगता है। त्वचा के और भी लक्षण हैं? हाँ, और वो और भी गंभीर है। इसका जिक्र एरिसिपिलिस जैसे त्वचा संक्रमण के लिए है, जहां त्वचा लाल, सूजी हुई और गंदी दिखती है। और सबसे महत्वपूर्ण है पुराने, ठीक ना होने वाले दुर्गंधयुक्त घाव और गैंग्रीन। कल्पना कीजिए उस दौर के किसी मजदूर की जिसे खेत में काम करते हुए किसी जंग लगी कील से गहरा घाव हो गया। एंटीबायोटिक्स है नहीं? बिल्कुल। कुछ ही दिनों में घाव में सड़न पैदा हो जाती है, उससे भयानक बदबू आने लगती है और उस व्यक्ति को एक अजीब सी जानलेवा कमजोरी महसूस होने लगती है। स्रोत कहते हैं कि ये एक्टिनिशिया की सटीक तस्वीर है। ये उदाहरण तो पूरी स्थिति को आंखों के सामने ले आता है। और आपने एक बहुत जरूरी लक्षण का जिक्र किया, जानलेवा कमजोरी। हाँ, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। क्या स्रोतों में इस पर विस्तार से बात है? हाँ, इन सभी लक्षणों को जोड़ने वाला जो सबसे बड़ा सामान्य लक्षण में वो है अत्यधिक थकावट या शक्तिहीनता। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे वो चकनाचूर हो गया हो। ये सिर्फ थकान तो नहीं लगती, चकनाचूर शब्द से ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बिल्कुल सही। ये वो थकान नहीं है जो दिन भर काम करने के बाद होती है। ये जीवन शक्ति का पूरी तरह से क्षय हो जाना है। शरीर की लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। हाँ, तो आपके पास दो मुख्य स्तंभ है। पहला, हर स्राव से आने वाली भयानक दुर्गंध जो अंदरूनी सड़न का प्रतीक है, और दूसरा ये चकनाचूर कर देने वाली कमजोरी जो जीवन शक्ति के खत्म होने का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर एक्टिनिशिया की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो अब असली मुकाबले का वक्त है। हमारे स्रोतों ने एक्टिनिशिया की तुलना बैप्टीजिया टिंक्टोरिया से की है। जो खुद भी सेप्टिक स्थितियों के लिए एक बहुत बड़ी दवा मानी जाती है। तो यहाँ दो हैवीवेट चैंपियन हैं, दोनों सेप्टिक बीमारियों के मैदान में। स्रोत इन दोनों में फर्क कैसे करते हैं? और ये तुलना ही इन दोनों दवाओं का असली चरित्र उजागर करती है। बहुत ही शानदार विश्लेषण है ये। चलिए एक एक करके समझते हैं। हाँ, सबसे पहले बीमारी की प्राथमिक अवस्था। स्रोत कहते हैं कि एक्टिनिशिया का मुख्य क्षेत्र है सेप्सिस और स्वसंक्रमण, जहां खून में जहर फैलने के भौतिक परिणाम दिख रहे हैं, जैसे फोड़े, गैंग्रीन। बिल्कुल। जबकि बैप्टीजिया का मुख्य क्षेत्र टाइफॉइड जैसी अवस्था है, जहां रोगी एक गहरे अचेतन मतलब स्टूपर में होता है। अच्छा, तो एक में शरीर पर असर ज्यादा साफ है और दूसरे में दिमाग और चेतना पर। सही। तो जाहिर है इनकी मानसिक स्थिति में भी बहुत फर्क होगा। जमीन आसमान का। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। एक्टिनिशिया का मरीज भ्रमित और सुस्त होता है, उसे वही चकनाचूर होने वाली भावना घेरे रहती है। और बैप्टीशिया का मरीज तीव्र प्रलाप मतलब डिल्यूजन में होता है, उसे बहुत ही अजीब और डरावने विचार आते हैं। कैसे विचार? स्रोत एक बहुत ही विचित्र लक्षण बताते हैं। मरीज को लगता है कि उसका शरीर टुकड़ों में बट गया है और बिस्तर पर बिखरा हुआ है। क्या? हाँ, और वो उन टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा है। या उसे लगता है कि बिस्तर पर 2 या 3 लोग लेटे हैं और वो खुद को एक करने की कोशिश में छटपटाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये इतना विशिष्ट लक्षण, क्या ये दिमाग पर जहर के असर की वजह से है? हाँ, ये जहर के दिमाग पर गहरे असर का ही नतीजा है। ये दिखाता है कि बैप्टीशिया में विषाक्तता का स्तर इतना ज्यादा है कि शरीर और दिमाग का कनेक्शन ही टूटने लगता है। मरीज अपनी शारीरिक एकता का बोध ही खो देता है। बिल्कुल। ये लक्षण इतना अनोखा है कि यह लगभग हमेशा बैप्टीशिया की ओर ही इशारा करता है। वाकई अविश्वसनीय। अच्छा, उनके चेहरे के रंग रूप में भी कोई फर्क बताया गया है? हाँ, बताया है। एक्टिनिशिया में चेहरा लाल होता है, लेकिन उसमें गंदा या पीलापन लिए हुए शेड होता है। और बैप्टीजिया का चेहरा धुंधला गहरा लाल होता है और स्रोत एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिसॉर्टेड। मतलब जैसे किसी ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया हो। चेहरा भारी, सूजा हुआ और भावहीन लगता है। और जबान की क्या हालत होती है? एक्टिनिशिया में जबान पर सफेद परत होती है और मसूड़ों से खून आता है, जैसा हमने पहले बात की थी। बैप्टीजिया की जबान ज्यादा सूखी होती है, जिसके बीच में एक भूरी पट्टी होती है और किनारे लाल होते हैं। ये टाइफॉइड जबान का क्लासिक वर्णन है। ठीक है। और अंत में दोनों के लिए एक एक मुख्य संकेतक क्या है? कोई ऐसा लक्षण जो फैसला कर दे?
स्रोत कहते हैं एकिनेशिया के लिए मुख्य संकेतक हैं बार बार होने वाले फोड़े और जहरीले कीड़ों का काटना, जो सीधे सीधे खून की खराबी की ओर इशारा करते हैं। हाँ, और बैप्टिशा के लिए मुख्य संकेतक है एक दर्द रहित गला। दर्द रहित? हाँ, गले में भयानक सूजन और घाव हो सकते हैं, लेकिन मरीज को दर्द महसूस नहीं होता और इसी वजह से वो कुछ भी ठोस निकल नहीं पाता, सिर्फ तरल पी सकता है। ये तुलना तो वाकई दोनों दवाओं को दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है ना? एक तरफ एकिनेशिया का मरीज है जो शारीरिक रूप से सड़ रहा है, बदबूदार है और चकनाचूर है, और दूसरी तरफ बैप्टिशा का मरीज है जो मानसिक रूप से बिखर चुका है, नशे में धुत जैसा दिखता है और अपने ही शरीर के टुकड़े ढूंढ रहा है। वाह, आपने इसे एकदम सही ढंग से सारांशित किया है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत कह रहे हैं कि एकिनेशिया एक तरह का प्लम्बर है जो शरीर की पाइपलाइन मतलब खून को अंदर से साफ करता है ताकि सड़ांध और गंदगी दूर हो। बिल्कुल, ये रक्त विषाक्तता के भौतिक परिणामों का सुधारक है। वहीं बैप्टिजिया एक इलेक्ट्रिशियन की तरह है जो शरीर के मेन सर्किट यानी जीवन शक्ति और चेतना पर काम करता है, जो जहर के कारण पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हाँ, मरीज इतना जहरीला हो चुका है कि वो जाग भी नहीं पा रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? इन सारे सुरागों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? स्रोतों के अनुसार एकिनेशिया अंगुस्टिफोलिया सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली दवा नहीं है जी। ये खून की विषाक्तता की जड़ पर काम करने वाला एक सुधारक है, खासकर जब शरीर में सड़न, दुर्गंध और इन सब के साथ जानलेवा कमजोरी के लक्षण हो। हाँ, ये शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली को सहारा देकर उसे इस अंदरूनी जहर से लड़ने की ताकत देता है। बिल्कुल सही। जब आप इन पुरानी किताबों को पढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये डॉक्टर कितने अच्छे पर्यवेक्षक थे। सही बात है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ लक्षणों को इतनी बारीकी से देखकर वे दो दवाओं में इतना गहरा फर्क कर पाते थे। ये अपने आप में कमाल है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। और ये हमें आज के लिए भी एक जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। क्या? इन पुराने औषधीय ग्रंथों में शरीर को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता था। बात सिर्फ कीटाणुओं को मारने की नहीं थी, बल्कि शरीर के अंदर के वातावरण की थी, उसकी आंतरिक शुद्धता या भ्रष्टाचार की। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है, आज के दौर में जब हम एंटीबायोटिक्स पर इतने ज्यादा निर्भर हैं, क्या ब्लड प्यूरिफायर या सिस्टम क्लींजर जैसी धारणाओं में कोई प्रासंगिकता बची है? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या शरीर की आंतरिक स्थिति को सुधारने का विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, भले ही हम उसे किसी और वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए।